पहला क्वेश्चन है आपको ये रहा, इन एडल्ट हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट। एक और चीज़ जो मेडिकल नर्सेज अब की ANM कंप्लीट गाइड थी वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी, बट उसकी जो बुक है उसी बुक के क्वेश्चंस हैं जो आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। जिनका अपकमिंग ANM एग्ज़ाम है वो लोग इस क्लास को ज़रूर देखें, चाहे आप किसी भी स्टेट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हों। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्शन है इस बुक का, तो वही फर्स्ट सेक्शन, क्योंकि पूरी बुक को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पर यदि जो भी लोग इस क्लास का PDF एक्सेस करना चाहते हैं, पर्टिकुलर मैंने इस क्लास में लेट से 50 MCQs आपको करवाए हैं, तो आपको ये PDF एक्सेस करने के लिए मेरे ऑफिशियल WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट करके PDF चार्जेबल रहेंगी, आप लोग ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन में है 312, 206, 208 या फिर 300। सो इन एडल्ट में काउंटिंग अलग होती है और चिल्ड्रंस में, न्यूबॉर्न बेबीज़ में अलग होती है। तो यहाँ पर एडल्ट में होती हैं कितनी, 206। कितनी होती हैं, 206 बॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बॉन्स इन न्यूबॉर्न बेबीज़। तो अभी जस्ट हमने ऊपर क्या पढ़ा कि जो एडल्ट हैं उनमें होती हैं 206, बट है यहाँ पे अब कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। न्यूबॉर्न बेबीज़ में बॉन्स कंपेयर टू एडल्ट्स के ज़्यादा होती हैं, बट एज़ पर द ग्रोइंग एज में क्या हो जाती हैं, बॉन्स फ्यूज़ हो जाती हैं, तब बचती हैं एडल्ट एज तक 206। मोस्ट ऑफ दी बॉन्स 1 ईयर 2 ईयर की एज में फ्यूज़ हो जाती हैं। और सबसे पहले जो बॉन्ड फ्यूज़ होती है वो होती है क्लेविकल, जिसको आप कॉलर बॉन कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी की एक सिंगल बॉन है जो कि हॉरिजॉन्टल वे में है। तो यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबीज़ में जो अप्रॉक्सीमेट बॉन्स होती हैं कितनी, 300 बॉन्स हैं जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में होती हैं। नेक्स्ट वन है हाउ मैनी बॉन्स आर देयर इन द ह्यूमन स्कल। तो ह्यूमन स्कल में अब खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 20, 21, 22 या फिर 24। तो इन एडल्ट ह्यूमन स्कल में बॉन्स की हम बात करें तो होती हैं टोटल 22 बॉन्स। कितनी, 22 बॉन्स। नेक्स्ट वन इज लंग्स आर इनक्लोज्ड विद इन। तो लंग्स किसके अंदर होते हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, जो हमारे फेफड़े हैं वो किसके अंदर होते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिओस्टियम, प्लूरल मेम्ब्रेन या फिर पेरिकार्डियम के अंदर। तो हमारे लंग्स एक मेम्ब्रेन के अंदर है जो क्या रहते हैं, सुरक्षित होते हैं, और उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन। जब इसी प्लूरल मेम्ब्रेन में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग लेयर है, पेरिओस्टियम बॉन्स के लिए है। तो यहाँ पे आप याद रखिए, यदि आपको किसका पूछा जा रहा है, लंग्स का, तो वो क्या होगी, प्लूरल मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द ब्रेन। तो ब्रेन में CSF की कुल कितनी मात्रा होती है, 400 ml, 120 ml, 700 ml या फिर 200 ml। सो द टोटल अमाउंट ऑफ CSF इन द ब्रेन इज़ 120 ml। कितना, 120 ml है जो CSF होता है एक एडल्ट ब्रेन में। CSF का यदि जब जो CSF बन रहा है, जो नॉर्मली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बन रहा है, यदि इसका प्रोडक्शन तो नॉर्मल हो रहा है बट एक जगह जाके इकट्ठा हो जाए किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तब जो आपने एक आपके माइंड में एक इमेज आती, लार्ज हेड साइज बेबी, बच्चे का सिर बड़ा हो जाता है, मतलब CSF है जो भर गया है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो एक्यूमुलेट हो गया है, इकट्ठा हो गया है, और उसको निकालने के लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, उसको कहा जाता है BP शंटिंग, वेंट्रोपेरिटोनियल शंटिंग। एग्जाम में आपको आता है इसलिए मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी। याद रखिए, CSF लेवल यदि हाई होके क्या हो जाए, ऑक्यूमुलेट हो जाए, मतलब इकट्ठा हो जाए, तब ये कंडीशन क्या कहलाती है, हाइड्रोसेफेलस। अब इसको ट्रीट करने के लिए जो सर्जरी की जाती है वो कहलाती है BP शंटिंग। अब जो ICP बढ़ा हुआ है, ICP बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे उसको ट्रीट करने के लिए क्या एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ होती है, तो वो होती है मैनिटॉल। ये आप इतने याद रखिए, पॉइंट एग्जाम में आ सकते हैं। CSF का लेवल जब हाई होगा, ब्रेन में इकट्ठा होगा CSF, तो कंडीशन बनती है हाइड्रोसेफेलस, और जब CSF इकट्ठा होगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ेगा, और अब उस ICP को कम करने के लिए मेडिकेशन दी जाती है मैनिटॉल। सर्जरी की बात करें तो सर्जरी होती है हमारी BP शंटिंग, और नॉर्मल CSF कितना होता है, 120 ml। नेक्स्ट वन इज़ हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, 12, 10, 14 या फिर 11।
तो यहाँ पर रिप्स की बात की जा रही है कि कितनी रिप्स होंगी ह्यूमन बॉडी में, पेयर में पूछी हैं, तो होती हैं 12 पेयर ऑफ, कितना 12 पेयर्स। नेक्स्ट इज विच साइट इज पंचर्ड फॉर लंबर पंचर, तो लंबर पंचर के लिए कौन सी जगह पंचर किया जाता है, L1 to L2, L4 to L5, L12 to T12 to L2 मतलब thoracic 12 to lumbar 2 और L3 to L4। सो हियर इज़ द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा L3 to L4। यदि यहाँ पे कॉमनली बात की जा रही है तो वो होती है L3 to L4 को है जो पंचर किया जाता है, और कुछ केसेस में L4 to L5 में भी, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस में हम बात करें तो वो होती है L3 to L4। नेक्स्ट वन इज व्हाट प्रिवेंट क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर इनटू द ब्रेन, तो यहाँ पर मस्तिष्क में BBB को पार करने से कौन रोकता है, क्लोराइड्स, वाटर, लिपिड्स या फिर फैट। व्हाट प्रिवेंट क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो यहाँ पर वो होगा हमारा क्या, लिपिड, क्या होंगे, लिपिड्स। नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज़ द स्मॉलेस्ट बोन, तो मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है, कानों में, घुटने में, फिंगर्स में या फिर नाक में। कहाँ पे होती है सबसे छोटी हड्डी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान में। इसका नाम क्या है, स्टेपस। इस बोन का नाम क्या है, स्टेपस, जो कि हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी है, हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है, और उसको कहा जाता है ईयर बोन। मिलियस इनकस स्टेपस, जो 3 ऑसिकल्स होते हैं एक साइड के कान में, दूसरे में 3, मतलब पेयर में होते हैं 3 पेयर। तो यहाँ पर उनमें से एक है स्टेपस, जो कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट वन, पोल्यूटेड वाटर कॉजेज विच डिसीज, तो जो प्रदूषित जल उससे क्या बीमारी होती है, खसरा होगा, टाइफॉइड होगा, निमोनिया होगा या फिर ट्यूबरक्लोसिस होगा। तो जो पोल्यूटेड वाटर है इससे होता है क्या, टाइफॉइड, क्या होगा, टाइफॉइड। टाइफॉइड एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, इसमें यदि हम अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो वो होती है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे अफेक्ट होती हैं, और यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगा, और इसका जो मेन रीज़न है वही गंदा पानी होता है। मीज़ल्स की बात करें तो ये क्या है, वायरल है, क्या है ये, वायरल। इसके लिए वैक्सीन दी जाती है, मीज़ल्स वैक्सीन, कब, 9 मंथ कंप्लीट करने के बाद। निमोनिया, मोस्ट ऑफ द केस में निमोनिया बैक्टीरियल होता है। टीबी, ये भी यहाँ पे बैक्टीरियल है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नाम के बैक्टीरिया से होती है, और यहाँ पे इसको ट्रीट करने के लिए डॉट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें हम यहाँ पे टीके की तो BCG वैक्सीन है जो यहाँ पे इसके लिए दी जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज़, और यदि अब इन सब का ट्रांसमिशन हम कहें, जैसे यहाँ पे कहा कि गंदे पानी से क्या होगा, तो मीज़ल्स होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, निमोनिया भी होगा, टीबी भी होगी, लेकिन टाइफॉइड होता है गंदा पानी पीने से। नेक्स्ट वन इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ इज कॉल्ड, तो यदि मुंह की जो लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, टॉन्सिलाइटिस, स्टोमेटाइटिस, जिंजिवाइटिस या फिर ग्लोसाइटिस। तो यदि हमारी टंग में हो रहा है, क्या है, टंग में है, तब आप उसको क्या कहेंगे, ग्लोसाइटिस, क्या कहेंगे, ग्लोसाइटिस। गम्स में हो रहा है तो जिंजिवाइटिस। अब यहाँ पे है स्टमक लेयर की बात की जा रही है, सॉरी माउथ की, तो यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, स्टोमेटाइटिस। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द राइट लंग हैज़ हाउ मैनी लोब्स, तो राइट लंग में कितने लोब होते हैं, टोटल दोनों लंग्स को मिला के 5 लोब होते हैं। तो दाहिने फेफड़े में टोटल कितने लोब्स होंगे, 2, 3, 1 या फिर 4। तो राइट लंग में होते हैं टोटल 3 लोब्स, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर। क्या होंगे, 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर, जबकि लेफ्ट लंग में होते हैं 2 लोब बस। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और जो दोनों लंग्स के बीच में स्पेस होता है वहाँ पे क्या आपकी बॉडी में रहेगा, तो वो पेरिस्टियम स्पेस कहलाएगा, और वहाँ पे होता है हमारा हार्ट। नेक्स्ट वन इज पोजीशन इज गिवन टू हार्ट डिसीज पेशेंट, यदि किसी को हार्ट की समस्या है तो यहाँ पर उसको कौन सी पोजीशन दी जाएगी, कार्डियक, सुपाइन, लिथोटोमी या फिर लेफ्ट लेटरल। जो पोजीशन दी जाएगी हार्ट डिसीज़ वाले को वो कहलाती है कार्डियक पोजीशन। क्या होगी, कार्डियक पोजीशन। लेफ्ट लेटरल जनरली दी जाती है, मरीज अनकॉन्शियस हो या फिर
मरीज के लिए आपको एनीमा देना हो तब दी जाएगी। लिथोटॉमी यूज़ की जाती है जनरली वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए या फिर गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज़ शुगर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ। तो शुगर किसका बेस्ट सोर्स है? विटामिन्स का, सॉल्ट एंड मिनरल्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का कि प्रोटीन का? तो शुगर सबसे अच्छा सोर्स होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। क्या है? कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट वन इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज कॉल्ड। तो जस्ट मैंने आपको अभी बताया है कि टंग का जो इन्फ्लामेशन कहलाता है वो क्या कहलाता है? ग्लोसाइटिस। क्या है? ये कहलाएगा ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट वन, बेनेडिक्ट टेस्ट इज़ यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ व्हाट इन यूरिन। तो यूरिन में क्या चेक किया जाना है बेनेडिक्ट टेस्ट यूज़ करके? किसकी प्रेजेंस? कैल्शियम ऑक्सलेट की, एल्ब्यूमिन की, फॉस्फोरस की या फिर चीनी की? तो बेनेडिक्ट टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है यूरिन में शुगर चेक करने के लिए। किसके लिए? यूरिन में शुगर चेक करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है एक्सेसिव ब्लड लॉस इज टर्म्ड एज। तो अत्यधिक रक्त हानि को क्या कहा जाता है? सेप्सिस, स्वेलिंग, हेमरेज या फिर एम्बोलिज्म? तो अधिक मात्रा में ब्लड लॉस को कहा जाता है क्या? हेमरेज। क्या कहा जाता है? हेमरेज, ब्लीडिंग होना। एम्बोलिज्म मतलब तो होता है यहाँ पे एम्बोलाई का फॉर्मेशन होना। सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंडेज। तो यदि पैरोटिड ग्रंथि की सूजन होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिप्थीरिया, मीजल्स, रूबेला या फिर मम्स? तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी जिसमें पैरोटिड ग्लैंड्स इन्फेक्टेड होगी वो कहलाता है हमारा क्या? मम्स। इसको हम कहते हैं कंठमाला। क्या है? कंठमाला। अब यहाँ पे डिप्थीरिया का आपको यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसका जो कॉज होता है वो होता है क्या? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। मीजल्स ये वायरल है, रूबेला ये भी वायरल है, मम्स ये भी वायरल है। अभी यहाँ पे वैक्सीन से क्या प्रिवेंटेड है ये चारों के चारों? बिल्कुल है। तो मीजल्स, मम्स, रूबेला के लिए MMR वैक्सीन दी जाती है। डिप्थीरिया के लिए पर्ट्यूसिस और टिटनेस कंटेनिंग वैक्सीन दी जाती है, DPT यहाँ पे जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? जो भी यहाँ पे बीमारियाँ बताई गई हैं आपको ये सभी क्या है? ये वैक्सीन से प्रिवेंटेबल हैं। नेक्स्ट वन इज़ बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की रीढ़ की हड्डी क्या है? सर्वे करना, घर का दौरा करना और होम विजिट, हेल्थ एजुकेशन देना या फिर इम्यूनाइजेशन करना। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो बैकबोन है वो कहलाती है होम विजिट, घर घर जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। नेक्स्ट वन, इन इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी, इनमें से इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी कौन सी है? NGO, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, WHO या फिर BSS? तो यहाँ पर कौन सी है जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है? तो यहाँ पर इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी ओनली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। BSS का मतलब है यहाँ पे भारत सेवक समाज। एग्ज़ाम में आपको आ जाए यदि तो इसका मतलब है भारत सेवक समाज। WHO का मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। तो परिपक्व अंडाणु के विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन, ऊफोरिया, oogenesis या फिर oocytes। तो जो यहाँ पे मैच्योर ओवम का डेवलपमेंट है ये कहलाता है oogenesis। क्या कहलाता है? oogenesis। नेक्स्ट वन इज नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? अब यहाँ पे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की अलग अलग फेज़ भी रही हैं। इसने एक सुरक्षा क्लिनिक करके एक है जो पायलट प्रोजेक्ट भी रिलीज़ किया था STI को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे एड्स प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1992 में। कब? 1992 में। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जिसको आप NACO कहेंगे, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। नेक्स्ट वन इज द पंचायत राज एजेंसी एट द ब्लॉक लेवल इज नोन एज। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत राज एजेंसी को क्या नाम दिया जाता है?
ग्राम सभा तो ये गांव के लेवल पर है, विलेज लेवल पर। पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर न्याय पंचायत। तो जो आपने यहाँ पे पढ़ा है पंचायत का, जो आपको ग्रामीण लेवल पे आपने पढ़ा, कम्युनिटी लेवल पे पढ़ा है, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पढ़ा है। तो पंचायत राज एजेंसी जो ब्लॉक लेवल पे है, कहाँ पे? ब्लॉक लेवल पे, मतलब कस्बे टाइप के एरिया में है, तो वो कहलाती है पंचायत समिति। क्या है? पंचायत समिति। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा जिला परिषद और विलेज लेवल पे होगी ग्राम सभा। नेक्स्ट वन है थायरॉक्सिन इज द हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा उत्पादित होता है? थायराइड ग्लैंड के, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा या फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? थायराइड ग्लैंड के द्वारा। अलग अलग ग्लैंड यहाँ पे, जैसे पिट्यूटरी की बात करें तो इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट अलग अलग तरीके के हार्मोन रिलीज करेगा। एड्रिनल ग्लैंड, और हम यहाँ पे इसको रीनल भी कह सकते हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड, तो यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड जस्ट थायरॉइड ग्लैंड के पीछे 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, वो हैं जो कि कैल्शियम को रेगुलेट करने का काम करती हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है किसके द्वारा? थायरॉइड ग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस कैविटी। हमने पढ़ लिया टंग का, ओरल म्यूकोशा का, गम्स का, टॉन्सिल्स का, अब है यहाँ पे साइनस का। तो साइनस का इन्फ्लामेशन कहलाता है क्या? साइनोसाइटिस। क्या है? साइनोसाइटिस। नेक्स्ट वन इज रेबीज इज कॉज्ड बाय। रेबीज किसके कारण होता है? सांप के काटने से, कुत्ते के काटने से, कीड़े के काटने से या फिर चूहे के काटने से? किससे होता है? रेट बाइट से। तो प्लेग, रेट बाइट से नहीं, एक्चुअल में रेट का जो यूरिन है उससे प्लेग होता है। तो यहाँ पर रेबीज का काटना किसके कारण होता है? डॉग बाइट के कारण। इन्फेक्टेड डॉग या फिर इन्फेक्टेड रैबिट डॉग और रैबिट कैट या रैबिट एनिमल के बाइट करने से क्या होगा? रेबीज होगा। मोस्ट ऑफ दी जो रेबीज के केस होते हैं वो होते हैं कुत्ते के काटने के कारण। और एक जो रेबीज की एक सिंगल इकलौती वैक्सीन है जो पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन है, मतलब डॉग बाइट करने के बाद ही आपको लगेगी। बाकी अदर वैक्सीन पहले ही आपको लगाई जाती हैं एज पर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के, बट जो डॉग बाइट की वैक्सीन है, रेबीज वैक्सीन, ये दी जाती है कुत्ता काटने के बाद ही। इसका एक क्लासिकल साइन रहता है हाइड्रोफोबिया, जो आपको एग्जाम में आता है, और जो एक और आता है नेग्री बॉडीज़। ये 2 आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे एग्जाम में आते हैं। रेबीज़ जो कि हाइड्रोफोबिया, इसका एक क्लासिकल साइन है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वाटर। नेग्री बॉडीज़ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेटिव पैथोजन इज नोन एज। वनस्पति रोग जनकों के विनाश को किस नाम से जाना जाता है? सेप्सिस, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन या फिर ऑटोक्लेविंग। तो वेजिटेटिव पैथोजेंस को जो डिस्ट्रक्ट करना है वो कहलाता है डिसइंफेक्शन। क्या है? ये कहलाता है डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट वन इज बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नोन एज। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब होती है हमारी यहाँ पर जो सिस्टोलिक बीपी है, ये क्या कहलाती है? हायर रीडिंग ऑफ बीपी, लाइक 120 है जो नॉर्मल है। सिस्टोलिक बीपी हो गया यहाँ पे। अब आपका आता है डायस्टोलिक बीपी। डायस्टोलिक बीपी कहलाती है क्या? लोअर रीडिंग, जो कि नॉर्मल कितनी होती है? 80। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन, मतलब सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी इक्वल टू क्या होगा? ये कहलाता है पल्स प्रेशर। अब नॉर्मल निकल के कितना आएगा? तो 120 माइनस 80 करेंगे तो नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है 40। कितना? 40 mm ऑफ Hg। याद रखिए आप लोग, एग्जाम में आपको आ सकता है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिफरेंस है वो कहलाता है पल्स प्रेशर, और नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है 40 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट वन इज इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन इज नोन एज। मूत्र का अनैच्छिक रिसाव निम्न प्रकार से जाना जाता है: यूरिनरी रिटेंशन, मिक्चुरेशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर यूरिनरी डाइवर्जन के द्वारा। तो इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन कहलाता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। क्या है यहाँ पे? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये यहाँ पे या तो फंक्शनल हो सकता है, स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, या फिजियोलॉजिकल हो सकता है। और यहाँ पे आपको यदि मिक्चुरेशन की बात करें तो बार बार यूरिन पास आउट करना,
एक होता है निक्ट्यूरिया, तो मतलब नाइट में टॉयलेट जाना बार बार। तो यहाँ पर जो इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन है वो क्या है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट वन इज अ फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द। तो माता पिता और उनकी संतानों की पारिवारिक संरचना को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर, एक्सटेंडेड, जॉइंट या फिर हाउस होल्ड। तो परिवार अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होते हैं एक्सटेंड फैमिली, जिसमें दादी दादा और उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे मतलब नाती पोता तक रहेंगे वो। जॉइंट में दादी दादा मम्मी पापा होंगे और बच्चे होंगे। अब यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें ओनली पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं, क्या होगी, ये होगी न्यूक्लियर फैमिली। नाउअडेज आप शहरों में जाके देखेंगे तो मोस्टली आपको यही देखने मिलेगी। नेक्स्ट वन, द थ्योरी मॉडल दैट बेटी न्यूमैन प्रपोज्ड इज कॉल्ड। तो बेटी न्यूमैन द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत को क्या कहा जाता है, सेल्फ केयर थ्योरी, सिस्टम्स थ्योरी, इन्वायरमेंट या फिर नीड्स। तो ये कहलाती है सिस्टम्स थ्योरी। बेटी न्यूमैन ने जो एक अपना सिद्धांत और एक जो थ्योरी प्रेजेंट की थी वो कहलाती है सिस्टम थ्योरी। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी तो ऑरेम्स ने दी थी, पूछा जाए आपको तो ये दी थी ऑरेम ने। और यदि आपको नीड के लिए के पूछा जाए तो ये दी थी आपको मास्लो ने। हेयर की नीड्स की बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स इज कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एपिकल और रेडियल पल्स। एपिकल और रेडियल पल्स के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, पल्स डेफिसिट, पल्स वॉल्यूम, इलास्टिसिटी या फिर पल्स रिदम। एपिकल और रेडियल पल्स के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है पल्स डेफिसिट। क्या कहा जाता है, पल्स डेफिसिट। नेक्स्ट वन इज अ लाइनर क्रैक इन द स्किन विथ शार्प एज एक्सटेंडिंग इनटू द डर्मिस इज कॉल्ड। त्वचा में एक रेखीय दरार जिसके तीखे किनारे डर्मिस तक फैले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कीलॉइड्स, अल्सर, फिशर या फिर स्केल्ट स्टार। क्या कहते हैं, यदि जो डर्मिस में बहुत लंबे लंबे जो क्या रहेंगे एक तरीके से स्किन एज के यहाँ पे कुछ क्रैक रहेंगे वो कहलाते हैं क्या, फिशर। क्या होंगे, फिशर और दरार। नेक्स्ट वन इज कीलॉइड्स तो ब्लैक कलर के होंगे, यहाँ पे वो कीलॉइड्स लाइक जो हार्ड पिंपल होते हैं वो हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, द हियरिंग लॉस ड्यू टू डैमेज टू द इनर ईयर ऑडिटरी नर्व हियरिंग सेंटर इज कॉल्ड। तो हियरिंग लॉस जिसमें इनर ईयर आपका क्या होगा, हो प्रॉब्लम में रहा, जैसे ऑडिटरी नर्व हो गई, हियरिंग सेंटर हो गया, तो इस सब को यदि डैमेज होते हैं तब ये कौन सी हियरिंग लॉस है, कंडक्टिव, मिक्स्ड, फंक्शनल या फिर सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस। तो यहाँ पर जिसमें इनर ईयर डैमेज होगा, ऑडिटरी नर्व हियरिंग सेंटर डैमेज होगा, ये कहलाता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। क्या होगा, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। नेक्स्ट वन है डिसऑर्डर ऑफ एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस इज कॉल्ड। दिन में अत्यधिक नींद आने के विकार को हम क्या कहते हैं, नार्कोलेप्सी, स्लीप एपनिया, नाइटमेयर या फिर सोमनेबुलिज्म। अब यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं। दिन में पूरे दिन सोता हुआ फील करना, दिन के टाइम में सोने को हम क्या कहते हैं, नार्कोलेप्सी। क्या कहते हैं, नार्कोलेप्सी। सोने के टाइम पे फील होना कि लाइक सांस रुक गई है। एपनिया मतलब होता है सजेशन ऑफ ब्रीदिंग, सोने के टाइम में लगे कि सांस रुक गई है वो। नाइटमेयर्स मतलब खराब सपने आना जिससे आप डर जाएं। सोमनेबुलिज्म मतलब होता है नींद में चलना। एग्जाम में आता है कि नींद में चलने को क्या कहते हैं, सोमनेबुलिज्म, और दिन में सोने को क्या कहते हैं, नार्कोलेप्सी। और नींद नहीं आए जब, यहाँ पे आपको एक और पॉइंट मैं ऐड करती हूँ कि जब आपको लैक ऑफ स्लीप हो तो इसको कहते हैं हम इनसोम्निया। क्या कहते हैं, इनसोम्निया। नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय टैपिंग द फेशियल नर्व इन फ्रंट ऑफ द ईयर ड्यूरिंग हाइपोकैल्सीमिया इज। तो यहाँ पे फेशियल मसल को जब आप टैप करते हैं, फेशियल मसल को आप क्या करते हैं, टैप करते हैं, फिर तो फेशियल नर्व के यहाँ पे कान के पास में ही आपको क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, और ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम की कमी। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ट्राउजी साइन, कर्निंग साइन, चौबोस्टिक साइन या फिर रॉबर साइन। तो ट्राउजी और चौबोस्टिक ये दोनों साइन देखने को मिलते हैं हाइपोकैल्सीमिया में। कर्निंग्स एंड ब्रुजिन्स्की साइन देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस में।
अब यहाँ पे यदि फेशियल नर्व को जब आप टैप करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा फेशियल मसल्स पर, तो वो कहलाता है चौबोस्टिक साइन। क्या कहलाता है? कहलाता है चौबोस्टिक साइन। ड्राउजी भी यहाँ पे किसका साइन है? ये भी हाइपोकैल्सीमिया का ही है। नेक्स्ट वन, हु प्रपोज्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल हैं किसने प्रस्तावित किए हैं? टेलर ने, मास्लो ने, मैक्स वेबर ने या फिर फायोल ने। तो 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के दिए हैं किसने? आप भी बताइए। यहाँ पे दिए हैं हमारे फायोल ने। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एएनएम में आपको मैनेजमेंट का जो लास्ट में सेक्शन है आपके एज पर सिलेबस उसमें दिया गया है कि बेसिक मैनेजमेंट आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इसकी आप 2026 की थीम याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में ही मैंने आपको बताई भी थी। तो यहाँ पे हर साल हम 24 मार्च को, एवरी ईयर 24 मार्च को हम क्या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाते हैं? तो वो विश्व तपेदिक दिवस और विश्व ट्यूबरक्लोसिस डे। मार्च 24 हर साल, एवरी ईयर 24 मार्च को हम वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि इससे कैसे बचा जाए, और इस साल की थीम भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट इज फियर ऑफ हाइट इज कॉल्ड। ऊंचाई से डर लगने को क्या कहेंगे आप? ट्रोपनोफोबिया, एक्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया या फिर टेक्नोफोबिया। एक होता है गेमोफोबिया, जिसको नावडेज शादी से डर लग रहा है, वो कहलाता है गेमोफोबिया। तो यहाँ पर फियर ऑफ हाइट मतलब ऊंचाई से डर लगना, तो इसको कहा जाता है एक्रोफोबिया। क्या है? एक्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है क्लोज्ड स्पेस से डर लगना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम ऑफ ब्लैक फंगस। तो इनमें से ब्लैक फंगस के लक्षण कौन से हैं? कोविड के बाद जो लोग आईसीयू तक पहुंचे थे ट्रीटमेंट के दौरान और कॉम्प्लिकेशन के बाद, तो उनमें ब्लैक फंगस हुआ था। और ब्लैक फंगस का यहाँ पे सिम्टम क्या है? फेशियल स्वेलिंग, दस्त लगना, बाल झड़ना या फिर बहरापन होना। तो ब्लैक फंगस के जो सिम्टम है वो है चेहरे की सूजन और फेशियल स्वेलिंग। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड एट। तो पहला नोवेल कोरोना वायरस का केस कहाँ आइडेंटिफाई हुआ था? बीजिंग में, संघई में, वुहान में या फिर हांगकांग में। तो ये तो हमारी नर्सिंग का फेमस क्वेश्चन हो गया। जैसे हमने प्लेग, हम एक वो जनरेशन है जिसने लॉकडाउन भी देख लिया, कोविड महामारी भी देख ली। तो यहाँ पर एक क्या है? ये वुहान में सबसे पहला केस है जो आइडेंटिफाई हुआ था। नेक्स्ट वन, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी कैन बी कॉज्ड बाय। तो वर्निक इंसेफेलोपैथी को है जो आप यहाँ पे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आईवी नॉर्मल सलाइन से, ग्लूकोज ड्रिप से, थायामीन सप्लीमेंटेशन से या फिर इमिप्रामाइन से। तो वर्निक्स इंसेफेलोपैथी को रोका जा सकता है थायामीन सप्लीमेंटेशन देके। इसी की कमी से वर्निक्स इंसेफेलोपैथी देखने को मिलती है। और होता है यहाँ पे क्या कि वर्निक्स इंसेफेलोपैथी में यदि लॉन्ग टर्म तक मरीज सफ़र करता है तो उसकी याददाश्त भी जा सकती है और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना, यदि इमिप्रामाइन की हम बात करें तो इमिप्रामाइन जनरली दी जाती है जब पेशेंट, स्पेशली बच्चे हैं जो बेड वेटिंग वाले बच्चे हों। एग्ज़ाम में एक मेडिकेशन आती है, तो बेड वेटिंग, जो बच्चे बेड पे सूसू कर लेते हैं उनके लिए दी जाती है इमिप्रामाइन। नेक्स्ट वन, एन ऑक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड अंडर द स्कैल्प इज। यदि ब्लड स्कैल्प के अंदर ऑक्यूमुलेट हो जाए तब आप उसको क्या कहेंगे? सेफेलोहेमेटोमा, कैपट सक्सीडेनम, हाइफेमिया या फिर हिमार्थ्रोसिस। क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ब्लड अंडर द स्कैल्प इकट्ठा होता है तो ये कहलाता है सेफेलोहेमेटोमा। क्या है? सेफेलोहेमेटोमा। एक होता है कैपट सक्सीडेनम, दूसरा होता है सेफेलोहेमेटोमा। तो यहाँ पे आपको ये दोनों कंडीशन देखने को मिलती हैं। ड्यूरिंग यदि चाइल्ड बर्थ बाय वेजाइनल डिलीवरी हुआ है तब बच्चे में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट इज whitish yellow spot which are seen on the gum and roof of the mouth in newborn babies। तो बच्चों के गम्स के यहाँ पे, माउथ के अंदर न्यूबॉर्न बेबीज़ में वाइटिश येलो कलर के स्पॉट देखने को मिलेंगे। क्या है? मीलिया हैं, साल्मन पैचेस हैं, पाइल्स हैं, फिर एप्स्टीन पल्स हैं। तो यहाँ पर मीलिया तो मैंने आपको कल ही बताया था, मीलिया और आपका यहाँ पे लेन्यूगो और वर्निक सेजोसा
तो यहाँ पर ये क्या है, जो गम्स और रूफ ऑफ द माउथ है, जो अपर पैलेट के यहाँ पे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे शाइनिंग, वो कहलाते हैं एब्स्टीन पर्ल्स। क्या है, को जो नाम दिया गया है वो है एब्स्टीन पर्ल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन टिटनस। तो टिटनस में क्या देखने को नहीं मिलेगा, एब्डोमिनल रिजिडिटी, लॉक जॉ, वॉमिटिंग या फिर डिफिकल्टी टू स्वॉलोइंग। टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी के द्वारा कॉज होगा। अब यहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें जो चीज़ देखने को मिलेगी, रिजिडिटी होगी, जकड़न होगी, लॉकजा होंगे, डिफ़िकल्टी होगी कुछ भी निगलने में, लेकिन यहाँ पे वॉमिटिंग इसका पार्ट है जो नहीं होगा। क्या है, वॉमिटिंग है जो टिटनस का पार्ट है, नहीं होगा। नेक्स्ट वन, गट इज़ कॉज्ड बाय। तो गट किस कारण से होता है, रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी से, टेंडन इंजरी से, डिपॉजिट ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट से, या फिर हार्डेंड आर्टरी से। तो गट होता है डिपॉजिट ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। यूरिक एसिड है जो हमारे जॉइंट्स में ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए, क्या हो जाए, ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए, जिसके कारण गटी अर्थराइटिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू टेक सर्वाइकल स्मीयर। तो सर्वाइकल स्मीयर को कलेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, कॉल्पोस्कोप, लेप्रोस्कोप, अरेज स्पैटुला या फिर फॉलेज स्पैटुला। सर्वाइकल स्मीयर को इकट्ठा करने के लिए जो वहाँ पर सैंपल कलेक्ट करना है, तो वो किया जाता है अरेज स्पैटुला का इस्तेमाल। क्लियर है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डेसिडियस टूथ, मतलब यहाँ पे दूध के दांत, मिल्क टूथ और टेम्पररी टूथ हैं, तो कितने होते हैं, 28, 24, 32 या फिर 20। तो डेसिडियस टीथ होते हैं टोटल 20, कितने, 20। नेक्स्ट वन, साकिर टेप इज़ यूज्ड टू मेज़र। तो साकिर टेप का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, हाइट, वेट, हेड सरकमफेरेंस या फिर मिड आर्म सरकमफेरेंस। तो साकिर टेप का इस्तेमाल किया जाता है MUAC चेक करने के लिए, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस को चेक करने के लिए साकिर टेप का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, इसके बाद है जो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आफ्टर दैट उसके आगे से आपकी क्लास है जो होगी। द विटामिन दैट इज़ नीडेड टू प्रिवेंट स्पाइना बाइफिडा। इनमें से कौन सा विटामिन है जिसको खा के एक प्रेग्नेंट मदर अपने बच्चे में स्पाइना बाइफिडा को प्रिवेंट कर सकती है, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, नियासिन या फिर थायामीन। जितने भी विटामिन हैं ज़रूरी तो सभी हैं, लेकिन फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो कि न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग द कंसीव करने के बाद हमारी बॉडी में नई सेल्स बनती हैं, क्योंकि न्यू है जो लाइफ बनना स्टार्ट हो गई। तो स्पाइना बाइफिडा को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है वो होता है फॉलिक एसिड। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।